आखिरी खत। दहेज की भारी मांग के कारण सगाई टूटने पर युवती ने आत्महत्या की। सुबह का अखबार पढ़ा तो मन भारी हो उठा। वही पुरातन खबर जो प्रायः सुर्खियां बनती है और वर्षों से बनती चली आ रही है। न जाने इसका अंत कब होगा। इस खबर ने एक बार फिर साक्षी की कहानी याद दिला दी। साक्षी की कहानी कोई कपोलकल्पित कथा नहीं, सच्चाई है। वर्षों पहले की घटना आंखों में आंसू बनकर छलक उठी। उस सुबह 4 बजे फोन की घंटी ने हड़बड़ा कर उठा दिया था। खबर मिली थी, नीरजा दी, साक्षी दीदी ने आत्महत्या कर ली। मैं उनकी छोटी बहन ममता बोल रही हूँ। क्या? मेरा सर्वांग सिहर उठा था। साक्षी मेरी बचपन की सखी, हंसमुख, मिलनसार, जिंदादिली से भरपूर। कॉलेज में भी हम दोनों साथ थे। मैं हिंदी ऑनर्स की छात्रा थी और वो गणित की। ऐसी अभिन्न मित्रता जैसे 2 शरीर और एक प्राण। नीरजा, हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। कहने वाली साक्षी इस तरह अचानक मुंह मोड़कर उस दुनिया में चली जाएगी जहां से कोई वापस नहीं लौट सकता। इसकी कल्पना तक न थी। मैं भागी भागी साक्षी के घर पहुंची। आंगन में साक्षी का नश्वर शरीर रखा हुआ था। परिजनों का हृदय विदारक रुदन सबको पीड़ा से जड़ बना रहा था। मुझे देखते ही साक्षी की मां चीख पड़ी, नीरजा, तेरी सहेली हम सबको दगा दे गई। मैं मूक बधिर सी बैठी थी। सांत्वना के सारे शब्द न जाने कहाँ विलुप्त हो गए थे। जमीन पर पड़ी गहरी नींद में सो रही साक्षी का मासूम चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे अचानक वो खिलखिलाती हुई उठ जाएगी और कहेगी, डरा दिया ना। उसके नीले पड़ते चेहरे को एकटक निहारती मैं गहरी सोच में डूबती चली गई। हंसमुख, चंचल और बेहद सुंदर साक्षी अपने मृदु व्यवहार से सबके दिल में घर कर जाती थी। दूसरों की आवाज की नकल करने में इतनी माहिर कि मेरी माँ भी उसकी आवाज सुनकर समझती कि मैं बोल रही हूँ। कुशाग्र बुद्धि, सुघड़, मिलनसार साक्षी की खुशियों को उसी दिन से मानो ग्रहण लग गया था जिस दिन उसका विवाह समीर के साथ तय हुआ था। विवाह तय होने पर भावी खुशनुमा जीवन की मधुर अनुभूति ने उसके मासूम हृदय पर जो मीठी सी दस्तक दी थी, वो कल गहरे घाव में बदल उसका जीवन ही ली जाएगी। साक्षी को इसका तनिक भी आभास न था। उसने जब अपने भावी पति समीर के बारे में मुझे बताया था, तब उसके मुखड़े पर प्रतिबिंबित लज्जा की लाली और आंखों की चमक में बहुत कुछ कौंधा था। उसकी आशाएं, सपने, उसकी प्रतीक्षा मानो मुखर हो उठी थी। वो MBA करके मुंबई की एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। अपना फ्लैट, कार, सब कुछ है। वो बहुत सुंदर हैं। उसकी पलकें लाज से भारी हो उठी थी। हाँ भाई, अब तो तुझे ससुराल और अपने उनके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इतने बड़े घर की बहू जो बनने जा रही है, लगता है शादी के बाद तू मुझे भी भूल जाएगी। मैंने मीठी चुहल की तो वो बेसाख्ता मेरे गले से लिप्त भीगे स्वर में बोली, कैसी बातें करती है नीरू। मैं और तुझे भूल जाऊं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर ये कभी नहीं हो सकता। एक तू ही तो है जिससे मैं सारा दुख दर्द बांट सकती हूँ। कितना गलत कहा था साक्षी ने, कहाँ बांट पाए वो अपना सारा दुख दर्द। अगर मुझे उसकी खंडित मानसिक दशा का जरा भी अनुमान होता तो क्या आज वो सारे रिश्ते नाते तोड़ जा सकती। भीषण आर्तनाद, भारी विलाप के स्वर ने मेरी सोच पर विराम लगा दिया था। साक्षी का पार्थिव शरीर 4 कंधों पर चढ़कर अंतिम यात्रा हेतु तैयार था। हे ईश्वर, जो कुछ साक्षी के साथ घटा किसी भी लड़की के साथ न घटे। मन ही मन प्रार्थना करती मैं जार जार रो पड़ी थी। हृदय वेदना से फटा जा रहा था और भीगी आंखों में बीती घटनाएं पुनः चलचित्र की भांति नृत्य कर उठी थी। अपनी सगाई के दिन कितनी खुश थी साक्षी। सबकी नजरें बचाकर वो बार बार ड्रेसिंग टेबल की दराज में रखी समीर की तस्वीर निहार रही थी। उसकी ये हरकत मेरी दृष्टि से छिपी नहीं थी और चोरी पकड़ी जाने पर कितनी लजा गई थी। वो और मैं दिल खोलकर हंस पड़ी थी। समीर और उसके परिवार वालों को देखकर सबने साक्षी के भाग्य को सराहा था। माता पिता, 2 छोटी बहनें, एक छोटा भाई, भरा पूरा परिवार था समीर का। अब साक्षी प्रायः सपनों की मादक दुनिया में खोई रहती। 2 महीने बाद शादी की तिथि निर्धारित हुई थी। एक दिन वह मेरे घर आई तो उसके सुंदर मुखड़े पर विषाद की गहरी बदलियां देख मैंने टोका था, क्या हुआ साक्षी? नीरजा, क्या बेटी के रूप में जन्म लेना पाप है? ये तू क्या कह रही है? मैं हतप्रभ थी। लड़कियों के गुण, उनकी शिक्षा, आचार व्यवहार, सब कुछ रुपयों के आगे गौण क्यों समझ लिए जाते हैं? अगर समीर एक अच्छे उपयुक्त वर है तो क्या मैं भी उनके योग्य नहीं हूँ? आखिर हुआ क्या? उन लोगों ने 7 लाख कैश और एक मारुति वैन मांगी है। पता है मुझे उदास देखकर पापा ने क्या कहा? बोले, बेटी, मन में कोई अपराध बोध मत पालो, ये समाज की रीत है। पिता का फर्ज है, तुम बस आने वाले खुशनुमा भविष्य के बारे में सोचो। पर नीरजा, आज मुझे अपने अस्तित्व पर शर्म आ रही है। पापा घर के बगल की 4 कट्ठा जमीन भी बेच रहे हैं, जहां हमारा बचपन खेलते कूदते घरौंदे बनाते गुजरा है। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी।
मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं उसे कैसे सांत्वना दूं। मैं भी तो एक लड़की थी, उसी की तरह विवाह की दहलीज पर खड़ी, भविष्य के सुंदर स्वप्न बुनती, पर भीतर से भयभीत। समाज, रीति रिवाज, इन सब चीजों से मुझे भी तो दो चार होना पड़ेगा, ये सोचती गहरी व्यथा से प्रत्यक्ष साक्षात्कार करती। वक्त अपनी गति से बीतता रहा। साक्षी की विवाह की तिथि विभिन्न कारणों से टलती रही। एक दिन मैंने पूछा तो वो फट पड़ी। अब मैं क्या कहूँ। मेरे भावी ससुर जी का कहना है पहले उनकी बेटी का ब्याह होगा, फिर हमारी शादी होगी। पापा बता रहे थे हमारे दिए रुपए ही उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल वालों को दिए हैं। अच्छा, तब होगी तेरी नंद की शादी दिसंबर में, इसका मतलब है जनवरी फरवरी में तेरे ब्याह की मिठाई खा सकूंगी, है ना? मैंने हंसकर कहा था तो वो भारी स्वर में बोली थी, पता नहीं इंसान जो सोचता है हमेशा वही नहीं होता। वक्त कभी कभी हर मोड़ पर परीक्षक की तरह खड़ा मिलता है। न जाने साक्षी को अभी कितनी परीक्षाओं से गुजरना था। इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने साक्षी को तोड़कर रख दिया। एक सुबह उसके भावी ससुराल से फोन आया कि गाड़ी और शेष 2 लाख रुपए जो विवाह के समय देने थे सप्ताह भर के भीतर दे दिए जाएं, तभी विवाह की तिथि तय होगी। साक्षी के पिता ने बार बार विनती की कि वे अतिशीघ्र सब कुछ दे देंगे। शादी जल्द से जल्द नहीं हुई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। समाज और रिश्तेदारी में भी विभिन्न तरह की बातें उठेगी। लगभग 1.5 वर्ष से केवल तिथियां दी जा रही हैं, पर समीर के पिता की एक ही जिद थी, अभी सब कुछ दे दिया जाए। जून के पहले सप्ताह में शादी जरूर हो जाएगी। साक्षी के पिता मजबूर थे। मन में विचारों का बवंडर उठ खड़ा हुआ था। आखिर क्यों बार बार शादी की तिथि बढ़ाई जा रही है? लड़का सगाई के बाद न तो एक बार भी आया है, न कभी फोन या पत्र के माध्यम से संपर्क हुआ है। ऊपर से बार बार रुपयों की मांग। कोई संवेदना, कोई गहन विचार नहीं। बेटी की चिंता उन्हें धुन की भांति अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। चिंता का परिणाम ये हुआ कि अचानक गहरे मानसिक तनाव के कारण हृदयाघात से मौत। इस घटना से पूरा परिवार सन्न रह गया और पिता की असमय मौत के लिए स्वयं को ही जिम्मेदार मानने वाली साक्षी परकते पंछी की तरह मर्मांतक पीड़ा के अगाध सागर में डूबती चली गई। साक्षी के पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके भावी ससुराल वाले भी मातम कुर्सी के लिए आए, तो समाज के गणमान्य लोगों ने भी जल्द से जल्द विवाह संपन्न कराने की बात कही। पर जिस व्यक्ति के मन में जीवित व्यक्ति के प्रति कोई संवेदना न हो, उससे मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति हेतु उपाय करने की याचना करना भी सर्वथा गलत साबित हुआ। दबी जुबान से ही सही, पर साक्षी के ससुर ने स्पष्ट कह दिया, हमने जो कहा है उसे तो आपको मानना ही होगा। आप जल्द से जल्द व्यवस्था करें। समीर दशहरे की छुट्टियों में आ रहा है, शादी भी हो जाएगी। साक्षी की माँ और बड़े भाई का बुरा हाल था। साक्षी के बाद उसकी छोटी बहन ममता का विवाह भी करना था। कैसे सारी व्यवस्था होगी, ये करार प्रश्न मुंह में खड़ा था। आखिरकार क्या हुआ कि साक्षी के पिता के प्रोविडेंट फंड और गांव की पुश्तैनी जमीन बेचकर किसी तरह साक्षी का विवाह कर दिया जाए। इन सारी घटनाक्रमों के बीच साक्षी जल दिन मछली की तरह तड़प रही थी। मैं साक्षी की आंतरिक वेदना से अनभिज्ञ नहीं थी। पल पल घिसते उसके घावों की पीड़ा को मैंने भी महसूस किया था। एक दिन वो घर आई तो इसके पिता की मौत पर दुख प्रकट करने के लिए फोन किया था। और साक्षी ने गंभीर होकर मुझसे कहा था, लगता है समीर पिता की दबाव में आकर शादी कर रहा है। सूखी सी संवेदना प्रकट की उसने। उसके शब्दों में वेदना या प्रेम की अश्मानी शुरुआत न थी। ऐसा लगा मानो कर्तव्य निभाया हो। साक्षी की बातें कई प्रश्नों को जन्म दी। फिर थी अंतर्मन में गूंजते प्रश्नों के घेरे में कैद में तड़प रही थी। धीरे धीरे उसने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। लोगों की भीड़ की नजर कई निरंतर के लिए प्रश्न उसकी क्रिया को लघु कर देते थे। एक दिन उसके सारे सवालों के हल अचानक मेरे सामने आ खड़े हुए। मेरा मौसेरा भाई कुंदन जो मुंबई में नौकरी करता है, 3 साल बाद घर आया। वो मुझसे बहुत खुश हुए। बातों में पता चला कि समीर उसका जिगरी दोस्त है बेचारा। माँ बाप की दुश्मन बने हुए हैं उसके। एक तो बिना उससे पूछे उसकी शादी तय कर दी, ऊपर से लाखों रुपए दहेज के लिए। मैंने बीच में ही बात काटते हुए पूछा, तो शादी क्यों नहीं कर लेता वो एक महाराष्ट्रीय लड़की से जो उसकी सहकर्मी भी है, प्रेम करता है। अगर किसी से प्रेम करता था तो माता पिता को अंधेरे में क्यों रखा? उसने सारी बातें परिवार वालों को बता दी थी, पर घर वाले वे जाकर विवाह के लिए राजी नहीं थे। समीर की मम्मी ने जल्द त्याग दिया। सिगरेट कर लेने की धमकी दी तो वो भी एक सी लड़की देखने को भी सहमत हो गया, पर साफ साफ कह दिया उसे सीखने के लिए वक्त चाहिए। बिना उससे पूछे बात आगे न बढ़ाई जाए। फिर मेरी मम्मी को जाऊंगी शोर मचाने लगी थी। फिर क्या, अब वो ठान कर आया है कि शादी नहीं करेगा। उसे इस बात पर बेहद गुस्सा आया है कि लड़की वालों से रुपए लेकर उसकी बहन की शादी में खर्च वो कर दे और उसे कुछ पता भी नहीं चलने दिया।
शायद उसके पिता के मन में भय था कि अगर समीर ने प्रेम विवाह कर लिया तो अपनी बेटी के ब्याह के लिए वो लाखों रुपए कहाँ से लाएंगे। सच कहता हूँ नीरजा, समीर जैसा लड़का नहीं में एक होता है। वो तो माता पिता की बात मानकर अपने प्रेम की भी बलि देने को तैयार था और पिता ने उसे लोहरा बनाकर अपना मतलब साधा है। ये बात उसे भीतर तक बीच में गई है। अगले महीने वो उसी महाराष्ट्रियन लड़की से कोर्ट मैरिज करने वाला है। एक दिन भैया ने बताया कि मेरा तलाक मेरी जमीन खिसक गई। साक्षी का भूला चेहरा आंखों में ढूंढने लगा। मन का दिमाग शब्दों के रूप में बढ़ निकला। भावना कभी सोचा है बाप बेटी की टकराव की चक्की में आखिर पिसेगी तो एक मासूम निर्दोष लड़की ही ना। सगाई के एक 1.5 साल बाद शादी टूट जाने पर लड़की पर क्या बीतेंगे। समाज में उसकी बदनामी का जिम्मेदार कौन होगा। कितने लोग सच्चाई जान पाएंगे। लड़की के मौके में कोई न कोई दाग लगा दिया जाएगा। मन में लोगों को बदलना से देखते हुए साक्षी के घर पहुंची। एक कभी सत्य बताने के लिए मन ही मन हिम्मत जुटाई कि साक्षी की मां ने बताया नौकरी की व्यवस्था कर दी तो ये गाँव वाले ये गिरवी रखकर मैं आगे से मेरे सखी और वो सब कुछ बताते चली गई जो उन्हें मेरे से पता चला था। साक्षी की मां मुझ पर गिर गई थी और साक्षी का बुरा मुखड़ा फांसी की सजा पाई कहने की तरह सारा हो गया था। ये तो नीचता की हद हो गई। अब क्या होगा। एक दिन साक्षी की मां ने सारी बात साक्षी के बड़े भाई रवि को बताई तो मेरी सत्य में आ गया। पैसों की खातिर अपने बेटे इस एक से एक मासूम लड़के की जिंदगी में अपने जिंदगी की नहीं है। इतने लोग चाहेंगे थे तो मैं मरीज की कोई नहीं की है। घर से नहीं खुद से कहेंगे। साक्षी की मां ने कहा उस एक को काम करना मेरी तरह से पाठ्यक्रम को खोजने पुलिस ने रिपीट कर दिया। मैं चाहता हूँ पुलिस को चलने के चक्कर से हमारी भी बदनामी होगी। साक्षी ये दुखी मत हो। अगर कहीं दबाव में शादी हो जाती है तो तकलीफ चाहिए पर मजबूर होना पता तक चाहिएगा। तो साक्षी चुपचाप उठकर बीते के लिए गई थी। कुछ दिन बीते। एक दिन पता चला रवि की वापस नहीं किया था। अचानक घटना घट गई। मैं से शरीर का भीषण आवाज सारा दर्शकों में अचानक साक्षी ने आत्महत्या कर दी। पूरी रात में समीर का आंगन में पड़ा साक्षी की रिकॉर्डिंग कर रही। मैं अपने आंसुओं की सलाह में डूबती चली गई। एक मेरे नाम का एक और दोस्त को मैं छूट गई। लेकिन साक्षी की लिखी को जल्दी से पता खोलने को मिल गई। जैसे जैसे लड़की सब करती गई पूरा शरीर पसीने से भूखता चला गया। आंखों की सिवा पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। उसने लिखा था सचिन मेरी बेटियां और पैंतालीस की भावों की पीड़ा से तुम अनजान नहीं हो। शायद अकबर साहब तुम्हारे साथ बात नहीं है लेकिन तुम्हें भी आज बात नहीं। अभी जब तक रहेगी मेरे मस्ती के लिए पता होगा। बताओ मिल जाए मेरा क्या दोस्त था कि मेरी नसीब के साथ उन्होंने संवेदन अपनी मोहब्बत की जवानी को करने वाली समाज के मुख्य भारत से जुड़े लोग स्वयं से जी आए हैं और मैं जिसकी वो बिजली का खून हुआ आप ये कहते रखना और क्यों नहीं रखा। क्या सिर्फ इसी की एक लड़की की आजकल किसी को नहीं है। मैं जानता हूँ मैं इंसान को डालने किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा दर्द केवल मेरे स्नेहियों का दर्द मौत बनकर रह जाएगा। मैं प्लीज कहता कि क्षण को आवाज उठाइए मेरा बेटे का दर्द खुद समझेगा। समीर ने कितनी आसानी से रास्ते बदल दिया। इस तरह की जवाब में लंबा और मुंह निकल गया। जहाँ निकलेंगे वहीं यहाँ हो जाएगा। पर नहीं था सब मिल गए लेकिन इस बात की भूल नहीं है। बढ़ने जुड़ा कि बेटी का हाथ खड़ा रहेगा। स्त्री इस बात में किसी को अपना हृदय सौंपती है। मैंने भी समीर की कितनी मेहनत किया था और कैसे किसी दूसरे के साथ निकल करके बोलो मेरे प्रतिक्रिया शरीर से मिलने जाने की भी नहीं की। नहीं कर रही हूँ हम मेरी लोगों को ध्यान से ही नहीं रखा है इसके बाद मेरे साथ ही जा रही हूँ और रसूल से प्रार्थना करते हुए कि मेरे से लड़की की जब समाज की दहेज की कोई ना चाहे वो समाज को वो लोगों में ना भूल जाए फिर कोई लड़की भविष्य के मोटे सपने का साक्षात्कार करने के बदले में
अच्छी नहीं बनी।